बच्चों वेलकम बैक टू द सॉल्यूशन सीरीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब एडवांस क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आज हम चैप्टर फर्स्ट के नेक्स्ट 8 क्वेश्चन 9 टू क्वेश्चन 16 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। चलो समय वेस्ट न करते हुए पार्ट 2 शुरू करते हैं। बच्चों क्वेश्चन 9 में तुम्हें टेबल दिया है जिसमें S स्टार्टिंग पॉइंट है, T एंडिंग पॉइंट है और M ईवन पॉइंट। चेक करना है क्या M S T का मिड पॉइंट है या नहीं और रीजन भी देना है। चलो इस क्वेश्चन को इमेज की हेल्प से समझते हैं। हमें कुछ पॉइंट S, M और T दिए गए हैं और हमें चेक करना है कि M सेगमेंट S T का मिड पॉइंट है या नहीं। मिड पॉइंट का सिंपल रूल है x का एवरेज और y का एवरेज, मतलब m के कोऑर्डिनेट होने चाहिए x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। अब एक एक केस चेक करते हैं। पहले केस में s और t का मिड पॉइंट निकालते हैं और वो एग्जैक्टली m के इक्वल आ रहा है, इसलिए ये मिड पॉइंट है। सेकंड केस में भी सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं और फिर से m मैच करता है तो ये भी मिड पॉइंट है। अब थर्ड केस में मिड पॉइंट 0,-5 आता है, लेकिन गिवन पॉइंट m 0,5 है, इसलिए ये मिड पॉइंट नहीं। इसी तरह फोर्थ केस में भी मिड पॉइंट मैच नहीं करता, इसलिए ये भी मिड पॉइंट नहीं है। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि मिड पॉइंट हमेशा दोनों पॉइंट्स का एवरेज होता है। अगर मैच करे तो मिड पॉइंट, अगर मैच ना करे तो वो मिड पॉइंट नहीं होता। बच्चों क्वेश्चन 10th में हमें मिड पॉइंट दिया गया है m जिसके कोऑर्डिनेट्स है -7,1 और एक पॉइंट दिया गया है a जिसके कोऑर्डिनेट है 3,-4। हमें दूसरा पॉइंट b फाइंड करना है। चलो इस क्वेश्चन को इमेज की हेल्प से समझते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में हम रिवर्स मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला होता है x = 2xm - xa और y = 2ym - ya। अब वैल्यूज पुट करते हैं। x = 2 × -7 - 3। इसको सोल्व करने पर आंसर आता है x = -17 और y के लिए y = 2 × 1 - -4। इसको सोल्व करने पर आंसर आता है y = 6। इसलिए पॉइंट B का कोऑर्डिनेट आता है -17,6। अब एक बार चेक भी कर लेते हैं। A और B का मिड पॉइंट निकालते हैं और वो -7,1 आ रहा है। इसका मतलब हुआ हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों याद रखो, मिड पॉइंट का रिवर्स यूज करके हम मिसिंग पॉइंट इजीली निकाल सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन 11 बोल रहा है लाइन सेगमेंट AB को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है जिससे 2 पॉइंट मिलेंगे P और Q। P A के क्लोजर है और 1/3 डिस्टेंस पर है, Q B के क्लोजर है और 2/3 डिस्टेंस पे है। A और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। A का कोऑर्डिनेट है 4,7 और B के कोऑर्डिनेट है 16,-2। हमें P और Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। चलो इस क्वेश्चन को इमेज की सहायता से समझते हैं। यहाँ हमें लाइन AB को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इस प्रोसेस को ट्राइसेक्शन कहते हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना और इसमें 2 पॉइंट मिलते हैं। पॉइंट P जो A के क्लोजर होता है, मतलब A से 1/3 डिस्टेंस पर, और पॉइंट Q जो B के क्लोजर होता है, मतलब A से 2/3 डिस्टेंस पर। अब गिवन पॉइंट है A और B जिनके कोऑर्डिनेट हैं। A का कोऑर्डिनेट है 4,7 और B का कोऑर्डिनेट है 16,-2। सबसे पहले हम डिफरेंस निकालते हैं। X का डिफरेंस 12 आता है और Y का डिफरेंस आता है -9। अब P के लिए 1/3 डिस्टेंस यूज करते हैं। P = 4 + 12/3, 7 - 9/3। इसे सोल्व करने पर P के कोऑर्डिनेट मिलते हैं 8,4। अब Q के लिए 2/3 डिस्टेंस यूज करते हैं और Q के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। Q के कोऑर्डिनेट होंगे Q = 4 + 2 × 12/3, 7 + 2 × -9/3। इसको सोल्व करने पर Q के कोऑर्डिनेट मिलते हैं 12,1। इसलिए फाइनल आंसर है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं 8,4 और Q जिसके कोऑर्डिनेट हैं 12,1। और ये दोनों पॉइंट्स लाइन AB को एग्जैक्टली 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
बच्चों, यहाँ क्वेश्चन 12 पार्ट 1 में बोल रहा है कि चेक करो कि पॉइंट ए, बी और सी जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं, ए का कोऑर्डिनेट है 1, -8, बी का कोऑर्डिनेट है -4, 7 और सी के कोऑर्डिनेट है -7, -4 उस सर्किल पर है जिसका सेंटर ओरिजिन यानी 0, 0 है और पूछ रहा है इस सर्किल का रेडियस क्या है। चलो इस क्वेश्चन को एक इमेज की सहायता से समझते हैं। बच्चों, यहाँ एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अगर कितने भी पॉइंट्स का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम हो तो वो सब एक ही सर्कल पर लाई कर और वही डिस्टेंस उस सर्कल का रेडियस होता है। अब पार्ट 1 में हमें चेक करना है कि पॉइंट ए, बी और सी सर्कल पर है या नहीं। इसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। डिस्टेंस होता है √x² + y²। अब ए के लिए डिस्टेंस निकालते हैं। OA = √1² +-8² यानी √1 + 64 यानी √65। इसी तरह पॉइंट बी के लिए डिस्टेंस निकालते हैं। OB = √−4² +7² यानी √16 +49 यानी √65। इसी तरह पॉइंट सी के लिए डिस्टेंस निकालते हैं। OC = √7² +-4² यानी √49 + 16 यानी √65। इस तरह हमने देखा तीनों पॉइंट का डिस्टेंस सेम आता है यानी √65। इसका मतलब हुआ तो ये तीनों पॉइंट एक ही सर्किल पर लाई करते हैं और यही इस सर्किल का रेडियस होगा यानी इस सर्किल का रेडियस होगा √65। अब क्वेश्चन के पार्ट 2 में पूछा है कि पॉइंट डी और ई के लिए चेक करो कि ये पॉइंट सर्किल के अंदर है या सर्कल के ऊपर है या सर्कल के बाहर है। और पॉइंट डी और ई के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। डी के कोऑर्डिनेट है -5, 6 और ई के कोऑर्डिनेट है 0, 9। अब हम पार्ट 2 में डी और ई के लिए डिस्टेंस चेक करते हैं। डी का डिस्टेंस निकालते हैं। OD = -5², OD = √−5² +6² यानी √25 + 36 यानी √61। इसी तरह ई का डिस्टेंस निकालते हैं। OE = √0² +9² यानी √81 = 9। बच्चों, यहाँ हमने देखा डी का डिस्टेंस √61 आता है जो कि सर्कल के रेडियस से छोटा है, इसलिए यह पॉइंट डी सर्कल के अंदर होगा। और ई का डिस्टेंस आता है 9 और ई का डिस्टेंस 9 आता है जो रेडियस से बड़ा है, इसलिए यह पॉइंट ई सर्कल के बाहर होगा। तो बच्चों याद रखो, अगर डिस्टेंस इक्वल हो तो वो पॉइंट सर्कल पर होता है, अगर डिस्टेंस छोटा हो तो वो सर्कल के अंदर होता है और डिस्टेंस बड़ा हो तो वह सर्कल के आउटसाइड का है। बच्चों, क्वेश्चन 13 के अनुसार एक ट्रायंगल ABC के साइड के मिड पॉइंट D, E और F दिए, जहां D BC का मिड पॉइंट है और उसका कोऑर्डिनेट है 5, 1 और E CA का मिड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 6, 5। F AB का मिड पॉइंट है के कोऑर्डिनेट है 0, 1। हमें ABC के कोऑर्डिनेट फाइंड करना। चलो इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहाँ हमें ट्रायंगल की वर्टेक्स नहीं दिए गए हैं बल्कि उनके मिड पॉइंट दिए गए हैं और हमें ओरिजिनल पॉइंट्स A, B और C फाइंड करने हैं। इसके लिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूला का रिवर्स यूज कर। मिड पॉइंट का मतलब होता है दोनों पॉइंट्स का F। तो हम इक्वेशन बनाते हैं। AB का मिड पॉइंट F है। मान लेते हैं A के कोऑर्डिनेट है x1 और y1, B के कोऑर्डिनेट है x2 और y2 और C के कोऑर्डिनेट है x3 और y। AB का मिड पॉइंट F है तो फॉर्मूला होगा F = x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2 यानी x1 + x2 = 2 × 0 = 0 यानी x1 + x2 = 0। इसी तरह y1 + y2 = 2 × 3 = 6 यानी y1 + y2 = 6। इसी तरह BC का मिड पॉइंट D है तो इसका फॉर्मूला होगा D = x2 + x3 / 2, y2 + y3 यानी x2 + x3 = 2 × 5 = 10 यानी x2 + x3 = 10 और y2 + y3 = 2 × 1 = 2 यानी y2 + y3
इक्वल टू b, y2 प्लस y3 इक्वल टू 2। इसी तरह CA का मिड पॉइंट है E और इसका इक्वेशन होगी E इक्वल टू x3 प्लस x1 अपॉन 2, y3 प्लस y1 अपॉन यानी x3 प्लस x1 इक्वल टू 2 इंटू 6 इक्वल टू 12, यानी x3 प्लस x1 इक्वल टू 12। और y की इक्वेशन होगी y2 और y3 प्लस y1 इक्वल टू 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, यानी y3 प्लस y1 इक्वल टू 10। तो बच्चों इस तरह हमें इक्वेशंस प्राप्त होती हैं x के लिए x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, x2 प्लस x3 इक्वल टू 10 इक्वेशन सेकंड, x3 प्लस x1 इक्वल टू 12 इक्वेशन। आइए इसको सोल्व करते हैं। तीनों इक्वेशन को ऐड करने पर हमें मिलता है x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x3 प्लस x1 इक्वल टू 0 प्लस 10 प्लस 12, यानी 2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 20। तो यहाँ हमें इक्वेशन मिली है x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 11। अब क्योंकि हमें इक्वेशन फर्स्ट में पता है x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ x1 प्लस x2 की वैल्यू इस नई इक्वेशन में रखने पर x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 11 में x1 प्लस x2 की वैल्यू 0 रखने पर x3 मिलता है हमें 11, तो x3 की वैल्यू होती है 11। इसी तरह हमें पता है x2 और x3 की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में 10, तो x2 और x3 की वैल्यू इक्वेशन फोर्थ में रखने पर हमें x1 मिलता है x1 इक्वल टू 1। इसी तरह x1 प्लस x2 की वैल्यू 0 को इक्वेशन फोर्थ में रखने पर हमें x3 की वैल्यू मिलती है -1। इसी तरह x3 प्लस x1 की वैल्यू 12 को इक्वेशन फोर्थ में रखने पर हमें x2 की वैल्यू मिलती है 11 माइनस 12 यानी कि -1। इस तरह हमें x की वैल्यू मिलती है x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू -1 और x3 इक्वल टू 11। इसी तरह y की वैल्यू के लिए सभी इक्वेशन को सोल्व करते हैं। y1 प्लस y2 इक्वल टू 6 इक्वेशन फर्स्ट, y2 प्लस y3 इक्वल टू 2 इक्वेशन 2, y3 प्लस y1 इक्वल टू 10 इक्वेशन थर्ड। इसी तरह इन तीनों इक्वेशन को ऐड करने पर हमें मिलता है y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 9। इसी तरह इक्वेशन फर्स्ट से y1 प्लस y2 की वैल्यू इक्वेशन फोर्थ में रखने पर हमें y3 की वैल्यू मिलती है y3 इक्वल टू 3 और इक्वेशन 2 से yt प्लस y3 की वैल्यू मिलती है हमें 2। ये वैल्यू हम इक्वेशन फोर्थ में रखते हैं तो y1 की वैल्यू मिलती है 7। लास्ट में y3 प्लस y1 की वैल्यू 10 को इक्वेशन फोर्थ में रखने पर हमें y2 की वैल्यू मिलती है -1। इस तरह हमें यहाँ से मिलता है y1 इक्वल टू 7, y2 इक्वल टू -1 और y3 इक्वल टू 3। तो इस तरह a के कोऑर्डिनेट x1, y1 होंगे 1, 7 और b के कोऑर्डिनेट होंगे -1, -1 और c के कोऑर्डिनेट होंगे 11, 3। तो बच्चों याद रखो, अगर मिड पॉइंट दिए हो तो रिवर्स मिड पॉइंट यूज करके ओरिजिनल पॉइंट इजीली निकाल सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन 14 को समझते हैं। यहाँ सिटी में दो मेन रोड सेंटर पर क्रॉस करती हैं, लाइक x एक्सिस एंड y एक्सिस। बाकी स्ट्रीट्स पैरेलल हैं। हर स्ट्रीट्स के बीच का डिस्टेंस है 200 मीटर। टोटल 10 स्ट्रीट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हैं और 10 स्ट्रीट्स ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हैं। यहाँ बच्चों समझने वाली बात यह है कि ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डर्ड पेयर xy। Here x इक्वल टू नॉर्थ साउथ स्ट्रीट्स नंबर, यहाँ x इक्वल टू नॉर्थ साउथ स्ट्रीट नंबर और y इक्वल टू ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट नंबर। अब स्ट्रीट के इंटरसेक्शंस को समझते हैं। अगर सेकंड स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, जब इंटरसेक्शन को इस तरह लिखा जाएगा as 2, 5 इन जनरल x, y, मतलब x नॉर्थ साउथ स्ट्रीट एंड y है ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट मीट। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने इंटरसेक्शन 4, 3 हो सकते हैं। बच्चों 4, 3 का मतलब है 4 नॉर्थ साउथ स्ट्रीट एंड 3rd ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट, और ये सिर्फ एक ही क्रॉसिंग पॉइंट पर मिल सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा 1। सिमिलर 3, 4 के लिए भी सिर्फ एक ही इंटरसेक्शन पॉसिबल है। तो फाइनल कंक्लूजन यह है कि हर कोऑर्डिनेट एक यूनिक इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों क्वेश्चन 15 को समझते हैं।
यहाँ एक स्क्रीन दिया है जिसका साइज 800 बाय 600 पिक्सल है और ओरिजिन यानी पॉइंट 00 बॉटम में लेफ्ट कॉर्नर पे है और दो सर्किल दिए हैं, सर्किल A और सर्किल B। सर्किल A जिसका सेंटर 100, 150 है और रेडियस 80 है। सर्किल B जिसका सेंटर 250, 230 है और रेडियस 100 है। अब हमें चेक करना है कि सर्कल स्क्रीन के अंदर है या बाहर और क्या वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आइए बच्चों इसको एक इमेज की सहायता से समझते हैं। सर्किल स्क्रीन के अंदर कब होगा? अगर x प्लस r की वैल्यू w के बराबर है या उससे छोटी है तो सर्किल राइट एज के लेफ्ट में होगा। अगर x माइनस r की वैल्यू 0 से बड़ी है या छोटी है या और यदि x माइनस r की वैल्यू 0 से बड़ी है या उसके बराबर है तो सर्किल लेफ्ट एज के राइट में हो। और अगर y माइनस r की वैल्यू 0 से बड़ी है या उसके बराबर है तो सर्किल बॉटम एज के ऊपर होगा। और यदि y प्लस r की वैल्यू h से छोटी है और बराबर है तो सर्किल टॉप एज के नीचे होगा। यानी अगर ये चारों कंडीशन मीट होती है तो सर्किल पूरा स्क्रीन के अंदर होगा। सर्किल स्क्रीन से बाहर कब होगा? अगर x प्लस r की वैल्यू 0 से छोटी है तो सर्किल लेफ्ट से बाहर होगा। और अगर x माइनस r की वैल्यू w से बड़ी है तो सर्किल राइट से बाहर होगा। और यदि y प्लस r की वैल्यू 0 से छोटी है तो सर्किल नीचे से बाहर होगा। और यदि y माइनस r की वैल्यू h से बड़ी है तो सर्किल ऊपर से बाहर होगा। अब सर्किल A के लिए चेक करते हैं। x माइनस r यानी कि 100 माइनस 80 इक्वल टू 20 यानी 0 से बड़ा है तो सर्किल लेफ्ट एज के राइट में होगा। x प्लस r यानी कि 100 प्लस 80 यानी कि 180 यानी कि लेस देन 800 यानी कि यह राइट एज के लेफ्ट होगा। y माइनस r यानी कि 150 माइनस 80 इक्वल टू 17 यानी कि 0 से बड़ा है तो बॉटम एज के ऊपर होगा। y प्लस r यानी कि 150 प्लस 80 यानी कि 230 यानी कि लेस देन 600 यानी कि यह सर्किल कंप्लीटली स्क्रीन के अंदर है क्योंकि ये चारों कंडीशंस को मीट कर रहा है। इसी तरह अब सर्किल B के लिए जिसका सेंटर 250, 230 और रेडियस 100 है के लिए सभी कंडीशंस को चेक करते हैं। और चेक करने के बाद हमने पाया कि ये सभी कंडीशंस कंप्लीटली फॉलो करती हैं और इस तरह यह सर्किल भी कंप्लीटली स्क्रीन के अंदर ही है। अब देखते हैं कि क्या दोनों सर्किल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए हम सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। दो सर्किल्स के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों सर्किल के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के बाद हम ये कंडीशन चेक करेंगे। अगर यह डिस्टेंस छोटा है r1 प्लस r2 से तो दोनों सर्किल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यह डिस्टेंस r1 प्लस r2 के बराबर है तो ये आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और अगर यह डिस्टेंस r1 प्लस r2 से बड़ा है तो दोनों सर्किल आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब दोनों सर्किल के सेंटर्स के बीच का रूट स्क्वायर होगा रूट स्क्वायर ऑफ 250 माइनस 100 का होल स्क्वायर प्लस 230 माइनस 150 का होल स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करने पर डिस्टेंस आता है 170 और दोनों रेडियस का सम है 180। क्योंकि डिस्टेंस रेडियस के सम से छोटा है इसलिए दोनों सर्किल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो फाइनल आंसर यह है दोनों सर्किल स्क्रीन के अंदर हैं और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करते हैं। चलो बच्चों इस लास्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें चेक करना है कि क्या ये चारों पॉइंट्स मिलकर एक स्क्वायर बनाते हैं। बच्चों सबसे पहले समझो कि एक स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। एक स्क्वायर की सभी 4 साइड्स इक्वल्स होती हैं और उनका हर एंगल 90 डिग्री होता है। हर अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होती है, डायगोनल इक्वल होती है और एक दूसरे को बाइसेक्ट करके 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं। सबसे पहले हम साइड लेंथ निकालते हैं AB, BC, CD और
DA। AB को निकालते हैं। AB होगी √5 - a का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर यानी कि 4। BC होगी √5 - 5 का स्क्वायर प्लस -1 - 3 का होल स्क्वायर यानी कि 4। CD होगी √5 - 1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि 4। DA होगी √1 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर यानी कि 4। इस तरह हमने देखा सबका डिस्टेंस सेम आता है 4 का मतलब सब साइड्स इक्वल हैं। अब चेक करते हैं एंगल। इमेज में हम देखते हैं कि AD में A और D के कोऑर्डिनेट सेम यानी कि यह लाइन y एक्सिस के पैरेलल है। इसी तरह D और C के y कोऑर्डिनेट सेम है और यह लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी। हम जानते हैं कि x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है, तो इसीलिए AD और DC के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार AB और BC के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा और AD और AB के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा और AB और BC के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि चारों एंगल 90 डिग्री है और चारों लेंथ्स बराबर हैं। अब डायगोनल्स चेक करते हैं BC और BD, जहां हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके AC और BD निकालते हैं और पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करने पर AC और BD दोनों सेम आती हैं, जिनकी वैल्यू होती है √32। तो बच्चों यहाँ तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। सभी 4 साइड्स इक्वल हैं, हर एंगल 90 डिग्री है और दोनों डायगोनल इक्वल हैं, इसलिए ABCD एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमें पता है कि किसी स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक साइड का वैल्यू है 4 यूनिट्स, तो इसका एरिया होगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर है ABCD एक स्क्वायर है और इसका एरिया है 16। बच्चों चलो अब पूरा चैप्टर एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते। सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट प्लेन समझे, जिसमें 2 परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं x एक्सिस और y एक्सिस, और जहां ये मिलती हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। फिर हमने क्वाड्रेंट्स देखे, जिसमें प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस होता है। फिर हमने कोऑर्डिनेट्स का कंसेप्ट समझा, जहां x बताता है लेफ्ट या राइट पोजीशन और y बताता है ऊपर या नीचे, और किसी भी पॉइंट्स को हम ऑर्डर्ड पेयर यानी x, y में लिखते हैं। फिर हमने डिस्टेंस का कंसेप्ट देखा, अगर पॉइंट सेम लाइन पर हो तो सिंपल डिफरेंस लेते हैं, अगर लाइन टिल्टेड हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। और एक इम्पोर्टेंट बात, x, y और y, x जनरली सेम नहीं हो, तो ऑर्डर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ओवरऑल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें हेल्प करती है पॉइंट लोकेट करने में, डिस्टेंस कैलकुलेट करने में और उनके बीच रिलेशन समझने में। अब आप इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली सोल्व कर सकते हो। अब आप रेडी हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मास्टर बनने के लिए। तो दोस्तों इस चैप्टर में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कवर कर लिए। अब आप किसी भी पॉइंट को इजीली लोकेट कर सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो और डिफरेंट प्रॉब्लम कॉन्फिडेंटली सोल्व कर सकते हो। लेकिन याद रखो, मैथ सिर्फ देखने से नहीं आता, रेगुलर प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। इसलिए जितना हो सके क्वेश्चन सोल्व करो और कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और अब रेडी हो जाओ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2, जहां हम अलजेब्रा के नए कंसेप्ट्स को सिंपल और इजी तरीके से समझेंगे। तो बने रहिए और ऐसे ही इजी मैथ के लिए जुड़े रहिए। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप ग्रोइंग।